नमस्कार आप सभी को। मैं नेहा दैया त्रिदिशाएं क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। और आज की वीडियो का जो टॉपिक रहने वाला है वो है एमएसपी। काफ़ी चर्चा में है, न्यूज़ में काफ़ी है। किसान आंदोलन जोरों पर है, किसान इस समय पर एमएसपी की मांग कर रहे हैं। तो आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो एमएसपी है। आखिर ये एमएसपी है क्या, व्हाट इज़ एमएसपी, और क्यों इसके लिए किसान मांग कर रहे हैं। किसान आंदोलन 2.0 क्या है और क्या है स्वामीनाथन रिपोर्ट, जिसके बारे में चर्चा की जा रही है। स्वामीनाथन वही हैं जिनको अभी हाल ही में नोबेल प्राइज़ दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर सरकार का जो रुख है वो किसानों के प्रति क्या है, सरकार की प्रतिक्रिया क्या है एमएसपी को लेकर के, क्यों उनके ऊपर आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं आंदोलन को रोकने के लिए, बॉर्डर को सील कर दिया गया है। आखिर सरकार क्यों नहीं इसे लागू कर रही है, क्यों सरकार एमएसपी कानून की जो गारंटी है उसको देने से बच रही है। इन तमाम बातों पर आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुने। यहाँ पर जो मोदी गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट के जो चुनावी समय पर वादे हैं उनको लेकर के, और स्वामीनाथन जी के कुछ विचार हैं। सबसे पहले वीडियो शुरू होने से पहले आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखें, और जो नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें। देखिए ये वीडियो। हमने तय किया है स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार लागत जो होगी इसका 1.5 गुना एमएसपी दिया जाएगा। इसकी घोषणा हमने ऑलरेडी करके लागू कर दिया है। Well, since the 60s, when we were what international media described as a ship-to-mouth existence in India, we had to import very large quantities of grains. Primary requirements for farmers: number one is credit if you are a poor farmer. Second is water, irrigation, and thirdly, they require markets, assured and remunerative marketing. We see in crops like rice and wheat, where government announces a purchase price, minimum support price. तो इस रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं स्वामीनाथन की रिपोर्टों के आधार पर। यहाँ पर कुछ और तस्वीरें भी हैं जिसमें आप बहुत ही मास लेवल पर देख सकते हो, बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर किसान आंदोलन जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है एमएसपी के लिए। और ये जो आंदोलन है ये ना केवल भारत में हो रहा है बल्कि 2023 से एटलीस्ट 65 कंट्रीज़ हैं ऐसे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया है, ऑर्गेनाइज्ड जो हुए हैं एग्रीकल्चर वर्कर्स के द्वारा। उनका भी जो रीज़न है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, लाइक इन इंडिया, टू अनफेयर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अगेंस्ट में हैं जैसे कि यूरोप में हो रही हैं, टू आउटराइट डिस्प्लेसमेंट और एवेक्शन ऑफ फार्मर एज सीन इन बेनिन और सूडान इन अफ्रीका, ठीक है। तो ये सारे जो भी रीजंस हैं उन्हीं की वजह से ये प्रोटेस्ट हो रहा है ओवर अनफेयर गवर्नमेंट पॉलिसीज़, यानी जो सही गवर्नमेंट पॉलिसीज़ नहीं हैं, किसानों के हित के लिए नहीं हैं, उनके खिलाफ, या फिर जो उत्पादन हो रहा है उनके प्राइस के खिलाफ, या फिर जो कंपनसेशन या सब्सिडी मिल रहा है डिलेड सब्सिडी की वजह से। ये सारे के सारे जो आंदोलन हैं वो हो रहे हैं लगभग 65 देशों में, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर ये चर्चा में क्यों है, आखिर ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता क्या है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य या मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए कानूनी गारंटी की मांग को लेकर के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसान दिल्ली चलो विरोध प्रदर्शन में दिल्ली की ओर मार्च कर रहे हैं, जिन्हें हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर शंभू बॉर्डर जिसका नाम दिया गया है वहां पर रोका जा रहा है। और इवन दिल्ली के चारों तरफ भी बॉर्डरों को सील कर दिया गया है ताकि किसान दिल्ली तक ना पहुंच सके। न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी किसानों के विरोध प्रदर्शन का प्राथमिक कारण है। तो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो किसानों के लिए जो विरोध प्रदर्शन है उसका मुख्य कारण है। इसके अलावा किसानों के द्वारा स्वामीनाथन आयोग 2006 की अनुशंसाओं को लागू करने के साथ साथ कृषि ऋण की माफी की भी मांग की जा रही है। तो एमएसपी तो उनका मुख्य मुद्दा है ही। इसके अलावा सेकेंडरी जो चीज़ें हैं वो है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट्स और कृषि ऋण की माफ़ी की मांग भी की जा रही है। तो आखिर ये किसान आंदोलन 2.0 क्यों कहा गया है इसे, और ये किसान आंदोलन 2.0 क्या है। दरअसल इससे पहले 2 साल पहले 2020 में शुरू किया था किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर सरकार के द्वारा जो पारित 3 कृषि कानून थे उनका विरोध किया गया, जिसके कारण वर्ष 2021 में उन कानूनों को निरस्त कर दिया गया था, ठीक है। तो लगभग ये 2-3 साल पहले की बात हो गई है, ठीक है। ये 3 कानून थे जिसमें कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020, मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती सुरक्षा
और समझौता, कृषि सेवा विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 जिसका नाम दिया गया है। तो जो एक कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार अधिनियम था जिसको रिजेक्ट किया गया या जिसको निरस्त कर दिया गया, ये इस अधिनियम के तहत किसानों से उनकी उपज की बिक्री पर कोई उपकर या लगान नहीं लिया जाएगा, ऐसा उसमें कहा गया था। साथ ही इसके तहत किसानों के लिए एक अलग विवाद समाधान तंत्र की स्थापना का भी प्रावधान किया गया था। इस विधेयक के माध्यम से जो अधिशेष यानी एक्स्ट्रा जो उपज वाले क्षेत्र के किसानों को अपनी उपज पर बेहतर मूल्य प्राप्त होगा और साथ ही कम उपज वाले क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को कम कीमत पर अनाज प्राप्त हो सकेगा, ऐसा इसमें कहा गया था। सरकार के अनुसार ये जो विधेयक था भारत में एक देश एक कृषि बाजार के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगा, ऐसा कहा गया था। लेकिन इसमें कुछ प्रावधान थे जो किसानों के हित में नहीं थे, जिसको लेकर के विरोध प्रदर्शन किया गया था। ठीक है, तो ये निरस्त कर दिया गया था। इसके अलावा मूल्य आश्वासन पर भी किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता हुआ था। ठीक है, इस विधेयक से कृषि उपज को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच करने के लिए एक आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण और कृषि अवसंरचना के विकास हेतु निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने की तकनीक की गई थी। जो खुदरा व्यापारी थे या निर्यातक थे, ठीक है, उनको सक्षम बनाता किसानों को बगैर किसी शोषण के भय के। लेकिन इसमें के भी कुछ प्रावधान थे जो कृषि संबंधी अध्यादेशों के बाद से ही, जिनको लेकर के पंजाब और हरियाणा में किसानों के द्वारा विरोध देखने को मिला था, तो इसको भी निरस्त कर दिया गया था। इसके अलावा जो तीसरा विधेयक था कृषि सेवा विधेयक 2020 आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम। तो जो ये आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम था, इसका अर्थ ये था कि किसी भी जो वस्तु को सरकार देखते हुए आवश्यक वस्तु घोषित कर सकती थी, और आवश्यक वस्तु घोषित करने का अर्थ ये होता कि उसकी जो आपूर्ति श्रृंखला तंत्र है उससे उसको मजबूती मिलती, साथ ही इसमें जो उसकी आपूर्ति है, वितरण है, उत्पादन है, इन सब को सरकार नियंत्रित करती। साथ ही सरकार उस वस्तु के संबंध में एक स्टॉक सीमा भी लागू कर सकती थी। इससे क्या होता है कि जो बड़े बड़े किसान थे, ठीक है, उनको दिक्कत होती क्योंकि वो अपनी फसल को एक समय पर नहीं बेचना चाहते हैं, स्टॉक कर सकते थे, लेकिन क्योंकि उसमें कहा गया था कि एक स्टॉक सीमा होगी तो उन किसानों को बहुत नुकसान होता, जिसको लेकर के भी उस जो अधिनियम था उसकी आलोचना की गई थी और आंदोलन किया गया था। इन तमाम बातों को देखते हुए आंदोलन किया गया उस समय, और किसान आंदोलन को देखते हुए उन अधिनियमों को निरस्त कर दिया गया। अब जो बातें हो रही हैं आखिर ये क्या है, तो एमएसपी है क्या और क्यों इसको लेकर के इतना विवाद चल रहा है। तो एमएसपी किसानों की उपज के लिए सरकार की ओर से एक गारंटी शुदा कीमत है। अर्थात ये हुआ कि जैसे ही कोई भी किसान कोई भी प्रोडक्शन करता है तो उसको इस बात की सुनिश्चितता मिल जाती है कि उनकी फसल जितनी भी होगी वो मंडी के जो भी भाव रहेंगे उनके अधीन ना होकर के सरकार की एक गारंटीकृत कीमत के अधीन रहेंगे, और उसी गारंटीकृत कीमत पर उनकी फसल को खरीदा जाएगा, चाहे उसकी मात्रा कितनी भी हो। अर्थात एमएसपी पर सरकार एक रेट निर्धारित कर देती है कि उससे मिनिमम प्राइस पर लोग अपनी जो फसल है उसको ना बेच पाएँ या ना बेच सके, क्योंकि वो गवर्नमेंट का है। तो कोई भी जो खरीदने वाला होगा वो उससे ऊपर ही उसकी कीमत भले ही दे, क्योंकि ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ये गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर कर दिया जाता है। भारत में एमएसपी सरकार के द्वारा निर्धारित एक मूल्य स्तर है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसानों को उनकी कृषि उपज के लिए न्यूनतम मूल्य प्राप्त हो सके, जिससे उसकी आय सुरक्षित रह सके और कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिल सके। दरअसल जो न्यूनतम सपोर्ट जो प्राइस है ये स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही शुरू किया गया था। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं एमएसपी के अंतर्गत मुख्य तौर पर 22 निर्दिष्ट फसलों के लिए एमएसपी डिक्लेयर किया जाता है, ये सबके लिए नहीं किया जाता है। गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य यानी फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस इसकी कहा जाता है की घोषणा की जाती है। और इन निर्दिष्ट फसलों में खरीफ की मुख्यतः 14 फसलें हैं, रबी की 6 फसलें और 2 अन्य वाणिज्यिक फसलें इसमें शामिल की गई हैं। यहाँ पर फसलों की सूची दी गई है जिसमें अनाज से संबंधित जो फसलें हैं उसमें 7 हैं, धान, गेहूं, जौ, जवार, बाजरा, मक्का और रागी। दालों में चना, अरहर, तूर, मूंग, उड़द, सरसों और मसूर। तिलहन में मूंगफली या रैपसीड या सरसों, तोरियां, सोयाबीन, सूरजमुखी के बीज, तिल, कुसुम बीज और नाइजर सीड्स। कच्चा कपास, कच्चा जूट, खोपरा, छिलका रहित नारियल, गन्ना। और इसके बाद में वर्जीनिया, फ्लूक और तंबाकू। इन सभी फसलों के लिए एमएसपी जारी किया जाता है। गन्ने की फसल के लिए फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस दिया जाता है, जिसकी घोषणा CACP करती है। ठीक है, जिसे कृषि आयोग
कहा जाता है। वर्तमान में 23 फसलों के लिए एमएसपी अधिसूचित किया गया है, लेकिन खरीद गेहूं और धान के लिए ही की जाती है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करती है। तो वर्तमान में घोषित तो एमएसपी 23 फसलों के लिए होता है, लेकिन खरीद मुख्य तौर पर गेहूं और धान की ही की जाती है, क्योंकि जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जिसमें आप लोग देखते होंगे कि गेहूं, चावल और जो मोटा अनाज है वो बहुत ही कम दाम में गरीबों को प्रोवाइड कराया जाता है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग रहते हैं। ठीक है, तो उस सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार जो है गेहूं, धान की खरीद करती है उन 23 फसलों में से। ठीक है, बाकी की जो खरीद है वो मंडियों में व्यापारियों के द्वारा की जाती है। ठीक है, ए बीट ऑफ द पास्ट इसका देख लेते हैं कि जो एमएसपी है जिसके लिए ये सब बातें हो रही हैं वो है क्या। एमएसपी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द मिड 60s में ये इंट्रोड्यूस किया गया, जब भारत जो है फूड डेफिसिट में चल रहा था, यानी उस समय हमारे पास में इतना भी अनाज नहीं था कि हम अपने जो जनता है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। इसके लिए हमें दूसरे देशों से जो आयात होता था उस पर निर्भर रहना पड़ता था। इसलिए जो उस तत्कालीन जो गवर्नमेंट थी उसने एक स्टेप लिया कि अपना जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जाए, और ग्रीन रिवॉल्यूशन आया। ठीक है, और ग्रीन रिवॉल्यूशन आने के बाद में जो स्वामीनाथन जी हैं उनको ग्रीन हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो वहाँ से ग्रीन रिवॉल्यूशन टेक्नोलॉजी आई, बट रियलाइज किया गया कि जो फार्मर्स हैं वुड नॉट प्लांट इनपुट इंटेंसिव हाई यील्डिंग व्हीट और पैडी वेराइटीज अनलेस गारंटीड ए मिनिमम प्राइस। तो जब तक किसानों को इस बात की सुनिश्चितता नहीं हो जाती कि किसान उनकी जो नए जो बीज लेकर के आ रहे हैं, जो नई टेक्नोलॉजी ईजाद कर रहे हैं, तो लोग तब तक इस बात को के लिए तैयार नहीं होते कि सरकार उनकी फसल को खरीदेगी। तो इस सुनिश्चितता को बनाए रखने के लिए, उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एमएसपी को इंट्रोड्यूस किया गया। फर्स्ट फिक्स किया गया फॉर वीट इन 1966 टू 67, जहाँ पे 54 रुपये क्विंटल उसका प्राइस दिया गया था। 1970 से 71 में वीट के लिए जो प्राइस था वो 76 से शुरू किया गया था, और अब 2020-21 का जो आंकड़ा देखें हम तो लगभग 1975 है। लेकिन आज फिलहाल हम देखते हैं जो आंकड़े तो वो 2200 से अबव चला गया है। 2023-24 में जब आप देखेंगे तो 2200 रुपये से ज़्यादा है वो। ठीक है, अब जो पैडी है नहीं, धान की जो फसल है, उसके लिए 51 रुपये से शुरू हुआ था, यानी 51 रुपये क्विंटल से शुरू हुआ था, और अब 2020-21 जो था उस समय पे 1868 था, और इसका भी प्राइस जो है अब वो काफ़ी मात्रा में बढ़ गया है 23-24 के लिए। तो ये एक बीट ऑफ द पास्ट था कि जो एमएसपी है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो जो हरित क्रांति थी 1966 टू 67 में जो रिवॉल्यूशन आई थी, उसको बनाने के लिए, उसको आगे एक प्रोसीजर देने के लिए, बढ़ाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट ने एक सुनिश्चितता की थी कि हम आपकी जो फसल हैं उसको खरीदेंगे। इस फसल को खरीदने के लिए हम एक रुपये निर्धारित करते हैं कि इतने रुपए के हिसाब से आपकी फसलें खरीदी जाएंगी। तो लोग मोटिवेट हुए तो उन्होंने गेहूं और धान को उगाना शुरू किया। इसका परिणाम आप पंजाब और हरियाणा के किसानों में देख सकते हैं कि उन्होंने अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाने के लिए भरपूर संसाधनों का प्रयोग किया, कीटनाशकों का प्रयोग किया, बीज जो अच्छी क्वालिटी के बीज थे उनका प्रयोग किया, पानी का अंधाधुंध दोहन भी किया। और आज इसका एक नुकसान भी हम लोगों को देखने को मिलता है कि पंजाब और हरियाणा में जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो काफ़ी नीचे चला गया है। ठीक है, तो ये थे तो कुछ इसके नुकसान। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एमएसपी की। तो एमएसपी की गणना कैसे की जाती है? सरकार दरअसल दावा करती है कि एमएसपी अखिल भारतीय जो भारित औसत उत्पादन लागत है, यानी जितनी भी उत्पादन लागत है, कि कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर तय किया गया। मान लीजिए एक संतरा है और संतरे पर 100 रुपये की उसकी लागत पड़ती है, तो किसान से संतरा जो खरीदा जाएगा वो 150 पे खरीदा जाएगा। हालांकि संतरे के लिए एमएसपी निर्धारित नहीं की जाती है, ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल आप लोगों को देकर समझा रहे हैं। ठीक है, तो 150 रुपीज़ उसकी प्राइस होगी, तो 1.5 गुना के स्तर पर इसे तय किया गया है। लेकिन वह इस लागत की गणना A2 प्लस FL के 1.5 गुना के रूप में तय करती है। अब ये A2 FL क्या है, अब आप लोग समझेंगे। दरअसल सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस है, CACP, इसके द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर इसकी घोषणा करती है, जिसमें एमएसपी निर्धारित करने के लिए 3 प्रमुख सूत्रों का विवरण किया जाता है, जिसमें सबसे पहले A2 की हम बात कर लेते हैं। तो ये A2 है क्या? किसी विशेष फसल के उत्पादन में किसान की जो लागत होती है उसे A2 कहा जाता है।
इसमें जो भी बीज लगते हैं, उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, पट्टे पर ली गई भूमि है, किराए पर प्राप्त श्रम है, यानी आप लेबर जिसको खेत में लगाते हो, मशीन लेते हैं किराए पर, ईंधन पर जो आपका व्यय होता है, जैसे कई इनपुट इसमें शामिल होते हैं। A2+FL में जो शामिल होता है उसमें FL में पारिवारिक श्रम, फैमिली का जो लेबर है उसको भी शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, तो किसान की लागत तो है ही, तो एग्रीकल्चर इनपुट्स जो उसमें शामिल किए गए हैं, इसके अलावा जब उसमें फैमिली लेबर को भी शामिल कर लिया जाता है तो वो A2+FL हो जाता है। तो सरकार का दावा है कि इसमें A2 और FL के 1.5 गुने के रूप में इसकी जो कीमत है वो लगाई जाती है, लागत लगाई जाती है, और उसके बाद में जो प्राइस होता है उसी को गवर्नमेंट डिसाइड करती है MSP के रूप में। इसके अलावा एक टर्म और है जो स्वामीनाथन रिपोर्ट जिसका चर्चा करती है, वो है C2। C2 एक व्यापक लागत है जिसमें, यानी कॉम्प्रिहेंसिव इसको कह सकते हैं कॉस्ट, जिसमें A2 और FL लागत के साथ ही स्वामित्व वाली भूमि के अनुमानित किराए का मूल्य है और निश्चित पूंजी पर ब्याज, पट्टे पर ली गई भूमि के लिए भुगतान किया गया किराया आदि शामिल इसमें होता है। जो MSP A2 पर जारी की जाती है उसमें किसान की अपनी भूमि की बात की गई है, उसके लिए किराया जो है वो शामिल नहीं किया गया है। लेकिन C2 में क्या है कि अगर आपने किसी की पट्टे पर भूमि ली है, उसके बदले में जो आपको किराया देना पड़ता है, जो भुगतान आपको करना पड़ता है, अगर आपने सरकार से लोन लिया है तो लोन के बदले में, या किसी और से आपने लोन लिया है उसके बदले में जो आपको ब्याज देना पड़ता है वो भी इसमें शामिल किया गया है। तो लोगों की मांग ये है कि इसमें C2 को भी शामिल किया जाए, मुख्यतः स्वामीनाथन रिपोर्ट यही कहती है। ठीक है, तो किसानों की मुख्य मांगे क्या हैं? तो किसानों के 12 सूत्रीय एजेंडे में मुख्य मांग उनकी सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए कानून और डॉक्टर MS स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार फसल की कीमतों का निर्धारण करना है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार को MSP को उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% अधिक बढ़ाना चाहिए। इसमें इसे C2+50% फार्मूले के रूप में जाना जाता है। तो इसमें A2 के अलावा इसमें कहा गया है कि C2 का जो चीज़ें हैं उसको आप शामिल कर लीजिए। इसमें किसानों को 50% रिटर्न देने के लिए पूंजी की अनुमानित लागत और भूमि पर किराया, जिसे C2 कहा जाता है, शामिल है। भूमि, श्रम, पूंजी जैसे संसाधनों के उपयोग की अवसर लागत को ध्यान में रखने के लिए जो इनपुट कॉस्ट हैं उन्हीं का प्रयोग किया जाता है। पूंजी की अध्यारोपित लागत उस ब्याज या रिटर्न को दर्शाती है जो अर्जित किया जा सकता था यदि कृषि में निवेश की पूंजी को कहीं और निवेश किया जाता। ठीक है, तो उनका कहना ये है कि जो भूमि है, श्रम है, पूंजी है, इन सभी के संसाधनों का जो उपयोग किया गया है, इसकी अवसर लागत को भी आपको ध्यान में रखते हुए प्राइस आपको डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि जो भूमि, जो श्रम है, जो काम कर रहा है, जो पूंजी इसमें इस्तेमाल कर रही है, अवसर लागत का मतलब ये है कि यहाँ की बजाय अगर उसको कहीं और लगाया जाता और वहाँ से उसको जो इनपुट मिलता, वहाँ से जो उसको आउटपुट मिलता, उस हिसाब से आप इसका कॉस्ट लगाइए। ठीक है, तभी इसमें जो MSP है वो बढ़ सकता है। अन्य मांगे क्या हैं? किसानों और मजदूरों की पूर्ण कर्ज माफ़ी कर दी जाए, ऐसा किसानों का मांगना है कि पूर्णतः कर्ज माफ़ी कर दी जाए, उनका जितना भी कर्ज है वो सब माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे ऐसा किया गया है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का कार्यान्वयन किया जाए, जिसमें अधिग्रहण से पहले किसानों से लिखित सहमति और कलेक्टर दर से 4 गुना मुआवजा देने का अब ये कलेक्टर रेट होता क्या है? कलेक्टर रेट का दूसरा अर्थ कहा जा सकता है संग्राहक दर। ठीक है, कलेक्टर रेट का अर्थ होता है संग्राहक दर, यानी जिस चीज़ पर कलेक्ट आप कर रहे हैं वह न्यूनतम मूल्य जिस पर किसी संपत्ति को खरीदते या बेचते समय पंजीकृत किया जा सकता है। वे संपत्तियों के कम मूल्यांकन और कर चोरी को रोकने के लिए एक संदर्भ बिंदु के रूप में काम करते हैं। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है वो है अक्टूबर 2021 में लखीमपुर खीरी हत्याकांड के अपराधियों को सजा दिलवाना। ठीक है, भारत को विश्व व्यापार संगठन यानी WTO से बाहर हो जाना चाहिए, ऐसा उनका मानना है, और सभी मुक्त व्यापार समझौते पर रोक लगा देनी चाहिए। दरअसल जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हैं उनमें किसानों के लिए जो सब्सिडी दी जाती है, WTO हमेशा उसका विरोध करता आया है, इसीलिए किसानों की एक मांग में ये भी शामिल है। किसानों और खेतीहर मजदूरों के लिए पेंशन ये डिमांड कर रही हैं। वर्ष 2020 में दिल्ली विरोध प्रदर्शन के दौरान मरने वाले किसानों के लिए मुआवजा, जिसमें परिवार के एक सदस्य के लिए नौकरी भी शामिल है। ये किसानों की मुख्य मांगे हैं। अब इसमें सरकार की प्रतिक्रिया क्या है? तो
तो नवंबर 2021 में भारत सरकार ने 3 कृषि कानूनों को रद्द करने के बाद में एमएसपी पर एक समिति बनाने की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य था एमएसपी पर चर्चा करना, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देना और फसल पैटर्न पर निर्णय लेना। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि ये जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है वो क्या होती है। दरअसल जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का मतलब ये होता है कि मृदा में जो पौधे के विकास के लिए सभी आवश्यक तत्व हैं वो पहले से ही मौजूद हैं और ये सूक्ष्म जीवों की पारस्परिक क्रिया के परिणाम स्वरूप स्वयं ही विमोचित हो जाती हैं। ठीक है, मूल रूप से यह विधि कृषि की पारंपरिक प्रथाओं पर आधारित है। इस विधि में कृषि लागत जैसे उर्वरक हैं, कीटनाशक या गहन सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं होती है, जिससे कृषि लागत में आश्चर्यजनक रूप से गिरावट आती है। इसीलिए इसे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का नाम दिया जाता है। इस विधि के अंतर्गत किसी भी फसल का उत्पादन करने पर उसका जो लागत मूल्य है वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो इस समिति का गठन जुलाई 2022 में किया गया था और इसने अब तक कोई भी रिपोर्ट नहीं दी है। कैबिनेट मंत्रियों और किसान संघ के नेताओं के बीच हाल ही में हुई बैठक के दौरान सरकार ने कृषि, ग्रामीण और पशुपालन मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ एक नई समिति बनाने की पेशकश की है। यह समिति किसानों की सभी फसलों के लिए एमएसपी की मांग का समाधान करेगी और सरकार ने वादा किया है कि यह नई समिति नियमित रूप से बैठक करेगी और निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य करेगी। हालांकि एमएसपी का जो कानून है, ठीक है, ये तो बात थी सरकार की और किसानों की, लेकिन इसे लागू करने की प्रमुख जो चुनौती है वो क्या है। तो सबसे पहले तो सरकार को एमएसपी पर सभी उपज खरीदने का आदेश देने से एक तो अत्यधिक उत्पादन हो सकता है। जब लोगों को इस बात की गारंटी हो जाएगी कि सरकार हमारा प्रोडक्शन जो भी हम करेंगे वो खरीदेगी, तो अत्यधिक उत्पादन होगा। अत्यधिक उत्पादन के लिए, अत्यधिक लाभ के लिए लोग क्या करेंगे? संसाधनों की बर्बादी। ठीक है, संसाधनों की बर्बादी कैसे? इसका उदाहरण आपको बहुत अच्छे तरीके से हरियाणा और पंजाब में देखने को मिल सकता है। भर भर के यूरिया का प्रयोग, कीटनाशकों का प्रयोग, पानी की जो एक्स्ट्रा यूज किया जाता है, जिसकी वजह से ग्राउंड जो लेवल है पानी का वो बहुत नीचे चला गया है, पानी खारा हो गया है, जो जमीन है उसके ऊपर एक सफ़ेद सफ़ेद सी परत हो गई है, नहीं उसका अब जो है बंजर बननी शुरू हो गई है अत्यधिक मात्रा में यूरिया का प्रयोग करने से। इसके अलावा भंडारण की समस्या हो सकती है, क्योंकि इतना सारा जब प्रोडक्शन होगा तो सरकार उसको भंडारित कैसे करेगी। अब क्योंकि सरकार के पास उतने संसाधन पर्याप्त मात्रा में नहीं है, इसीलिए वो सारा का सारा जो उत्पादन है वो बर्बाद हो सकता है। इसकी बहुत समय समय पर रिपोर्ट आती है, आप लोग भी देखते हो कि बारिश की वजह से इतना अनाज सड़ गया है। इसके बाद में यदि सरकार को उपज खरीदनी पड़ती है, क्योंकि एमएसपी की पेशकश करने वाला कोई खरीदार नहीं है, तो उसके पास बड़ी मात्रा में भंडारण करने और बेचने के लिए संसाधन भी नहीं है। तीसरा, यह फसल पैटर्न को विकृत कर सकता है, क्योंकि किसान अन्य फसलों की तुलना में एमएसपी वाली फसलों को प्राथमिकता दे सकते हैं, जिससे जैव विविधता और मिट्टी के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है, जैसा कि हरियाणा और पंजाब में भी हुआ है। इसका उदाहरण मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग ही ज़्यादा इस आंदोलन को लेकर के उग्र हुए हैं। ठीक है, तो क्योंकि अब फसल पैटर्न कैसे बर्बाद हुआ, वहाँ पर फसल जो एमएसपी है वो दिया गया था धान और गेहूं की फसल के लिए, तो लोगों ने उसी का प्रोडक्शन ज़्यादा किया। इसके बजाय मोटे अनाज जैसी जो चीज़ें हैं उनके प्रोडक्शन को काफ़ी मात्रा में कम महत्वता दी, और जिनका एमएसपी ज़्यादा होगा किसान उन्हीं फसलों को उगाने को ज़्यादा मोटिवेट होंगे। इसीलिए जो फसल पैटर्न है वो बर्बाद हो सकता है। तो अन्य फसलों की तुलना में एमएसपी वाली फसलों को प्राथमिकता देने की वजह से जैव विविधता और मिट्टी के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। इसके बाद में चौथा कारण है किसानों का आपसी भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है फार्मर्स के बीच में, क्योंकि ऐसा कानून समर्थित फसलें उगाने वाले किसानों और अन्य फसलें उगाने वाले किसानों के बीच में आय के आधार पर असमानता पैदा कर सकता है। अगला है विकृत फसल पैटर्न और अत्यधिक खरीद के व्यापक सामाजिक प्रभाव भी हो सकते हैं, जैसे खाद्य सुरक्षा की समस्या हो सकती है, पर्यावरणीय स्थिरता हो सकती है और समग्र आर्थिक स्थिरता को ये प्रभावित कर सकती हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि वित्तीय बोझ की क्या बात है, जिसको लेकर के सरकार काफ़ी हिचकिचा रही है। बहुत सारे न्यूज़ चैनल में भी आप लोग ये चीज़ें देख सकते हो। सभी फसलों पर दरअसल एमएसपी पर खरीदने की बाध्यता के कारण जो बकाया भुगतान है और राजकोषीय चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इससे राजकोषीय जो हमारा घाटा है वो बढ़ सकता है, हमारे फाइनेंशियल जो बोझ हैं वो काफ़ी मात्रा में बढ़ सकते हैं। कारण क्या है,
देश का आर्थिक जो आंकड़े हैं वे बताते हैं कि एमएसपी लागू करने का मतलब है सरकार का दिवाला निकालना हो सकता है। वित्त वर्ष 2020 में कृषि उपज का कुल मूल्य लगभग 40 लाख करोड़ रुपए था, जिसमें डेयरी, खेती, बागवानी, पशुधन और एमएसपी फसलों के उत्पाद शामिल थे। पर 24 फसलें जो एमएसपी के दायरे में शामिल हैं, उनका कुल कृषि उपज का जो बाजार है उसी वित्त वर्ष में मूल्य 10 लाख करोड़ रुपए था। ठीक है, तो कृषि उपज का कुल मूल्य जब 40 लाख करोड़ रुपए है, उसमें से 24 फसलें जो दी जाती हैं एमएसपी के लिए, केवल उन्हीं का 24 फसलों का 10 लाख करोड़ रुपए बजट था। वित्त वर्ष 2020 के लिए कुल एमएसपी खरीद थी जो, उसमें 2.5 लाख करोड़ रुपए यानी कुल कृषि उपज का लगभग 6.25% था। एमएसपी के तहत उपज का लगभग 25% थी जो। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि यदि एमएसपी गारंटी कानून सरकार ले आए तो फिर क्या होगा? सरकार की नज़र अतिरिक्त व्यय पर होगी। अब ये अतिरिक्त जो व्यय होगा जिस पे एमएसपी खरीदी जाएगी, जो एमएसपी दी जाएगी, तो उसका जो बोझ है वो हमारे बजट पर पड़ेगा। बजट के साथ ही हमारे जो भंडार है राजकोषीय, उसके ऊपर इसका असर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये पूर्ति जो घाटा होगा हमारा, उसकी पूर्ति कैसे की जाएगी? क्या उससे हमारी एजुकेशन प्रभावित होगी, लोगों की नौकरियां प्रभावित होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रभावित होगा, ठीक है, उद्योग धंधों पर असर होगा, टैक्स ज़्यादा बढ़ जाएगा, या तेल की कीमतें बढ़ा दी जाएंगी? क्योंकि कहीं ना कहीं जो एमएसपी के जरिए किसानों को दिया जाएगा उसकी भरपाई सरकार किसी न किसी रास्ते से जरूर करेगी। तो आखिर ये पैसा आएगा कहाँ से? अब इसे दूसरी तरह से देखा जाए तो लगभग उस व्यय का यानी 11.11 लाख करोड़ रुपए का के बराबर है ये जो घाटा जो इस सरकार ने हाल ही के अंतरिम बजट में बुनियादी ढांचे के लिए अलग रखा है। तो जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो बजट किया गया इज इक्वल टू, आप उसको देख सकते हो, एमएसपी पे जो फसलें खरीदी गई हैं। अब यहाँ पर दो तर्क दिए जा सकते हैं इसके खिलाफ में। पहला कि इसमें सरकार के खरीदने का जो खर्च है या भंडारण है वो ट्रांसपोर्टेशन का खर्च तो बताती है, पर इसे बेचकर मिलने वाले आय को नहीं बताती है। सरकार जो आपके सामने डाटा ला रही है उसमें ये बात तो बता दी कि इसको खरीदने का खर्च क्या रहेगा, भंडारण का क्या खर्च रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन का क्या खर्च रहेगा, लेकिन जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज को, उससे हमारी जो इनकम होगी वो कितनी होगी, उसका क्या बेनिफिट रहेगा, ये आपके सामने डाटा पेश नहीं किया गया है। जिसकी वजह से भी आप देख सकते हो कि अगर ये समाधान नहीं देखा जा रहा है तो इसका मतलब क्या निकल सकता है, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताएं। दूसरा तर्क यह दिया जाता है कि कॉरपोरेट जगत का जब लाखों करोड़ रुपए सरकार माफ़ करती है तो फिर किसानों का जो कर्ज है वो क्यों माफ़ नहीं कर सकती है। यहाँ पर एक एक्सपोर्ट फिगर है जो एग्री अलाइड सेक्टर का है ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर का। यहाँ पर आप देख रहे हो कि 2017-18 से लेकर के 2021-22 में जो हमने निर्यात किया गया है उसके फिगर में लगातार बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। अगर 2019-20 यानी कोविड वाला समय छोड़ दिया जाए तो बाकी टाइम पे हम देख रहे हैं कि इसमें जो हमारा एक्सपोर्ट है वो बढ़ रहा है। तो इस वजह से सरकार केवल वो डाटा आपको दिखा रही है जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि खर्च क्या होगा, भंडारण क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन लागत होगी, किस तरीके से उसकी देख रेख होगी, लेकिन एक्सपोर्ट करके जो इनकम होगी उससे हमारे देश को क्या बेनिफिट मिलेगा, इन चीज़ों पर अभी बात नहीं की जा रही है। आपकी क्या राय है? इस राय को कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करें। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ अगले ऐसे ही टॉपिक के साथ में नई वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए आगे। धन्यवाद।